नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आज आपको पढ़ाऊंगी। एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और जो हमारे लघु चित्र चल रहे थे उसी में जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थानी लघु चित्र शैली या राजस्थानी लघु चित्र कला हम पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत थी वो पाल शैली से हो चुकी थी। लघु चित्रों का जो आरंभ है वो पाल शैली से माना जाता है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पाल शैली, अभ्रंश शैली, जैन शैली, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कुछ बच्चों की शायद कंफ्यूजन है, जो बोल रहे हैं कि उनको समझ नहीं आया है। तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आया है, मैं जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं नोट कर रही हूँ। एक डाउट क्लास हम करेंगे, एक दिन रखेंगे जिस दिन आपकी डाउट क्लास होगी, और उससे एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगी कि मेरी डाउट क्लास अब होगी। उसके बाद उसमें जितने भी आपके प्रश्न होंगे, जितने भी आपके डाउट हैं, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ते हैं, राजस्थानी लघु चित्रकला के बारे में जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, चैप्टर नंबर 5 है राजस्थानी लघु चित्रकला। राजस्थानी कला या राजस्थानी लघु चित्रकला। देखिए, राजस्थानी लघु चित्रकला का जो समय है वो है 1600 से 1900 ईस्वी तक। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1600 से 1900 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। और जो इसके चित्रों की जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1550 से 1900। इसकी जो चित्रकला की जो अवधि है वो 1550 से 1900 इसकी मानी जाती है। तो देखिए, चलिए हम आपको पढ़ाएंगे अब राजपूत शैली। ये राजस्थानी, इसको राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप नीचे लिख सकते हैं इसको किस किस नाम से जाना जाता है राजस्थानी कला को। राजपूत शैली, राजस्थानी शैली, राजपूत शैली, हिंदू शैली, हिंदू शैली भी इसको बोला जाता है, हिंदू शैली के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। राजपूत शैली नाम इसको किसने दिया था? राजपूत शैली नाम इसको आनंद कुमार स्वामी ने कहकर पुकारा था, तभी से इसको राजपूत शैली नाम दिया गया और राजपूत शैली राजस्थानी शैली को कहा जाता है। आगे देखिए, इसके बारे में मैं बताती हूँ। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। खोज देखेंगे इसकी, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा की गई थी इसकी खोज। और इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक मुगल शैली और एक राजपूत शैली। तो ऐसे ही लिखेंगे मुगल शैली, क्योंकि इसमें अब आपको आगे पढ़ना होगा, वो चीजें मैं बताऊंगी यहाँ पर। और एक राजपूत शैली, राजपूत या राजस्थानी शैली, ठीक है, या हिंदू शैली इसको कहा, या पहाड़ी शैली भी इसको कहा जाएगा। राजपूत शैली के अंतर्गत पहाड़ी शैली आएगी। ये जो है, ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से आएंगी शैलियां बाद में। अभी केवल हम इसका जो इंट्रो है वो जान लेते हैं, राजस्थानी शैली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मुगल शैली के अंदर भी आपको जो चीजें हैं, ये अब आप जो आगे का जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो इसके बाद ये चीजें होंगी। ठीक है, आज इसका थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं हम क्या है। तो देखिए, राजस्थानी जो राजपूत लघु चित्रकला है, उसके प्रारंभिक जो चित्र थे वो उदयपुर से मिलते थे। प्रारंभिक चित्रों का जो आरंभ हुआ था वो उदयपुर से हुआ था, उदयपुर से मिले थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें इसका जो विषय है वो है राधा कृष्ण। इसके चित्रों का जो विषय था राधा कृष्ण। सबसे ज्यादा जो इसमें चित्रित हुए हैं वो राधा कृष्ण के चित्र हुए हैं, और राधा कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन यहाँ इनके चित्रों में हमें मिलता है। राजस्थानी चित्रों में
राधा कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। राधा कृष्ण के चित्र देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर क्या विख्यात है, यहाँ जो विख्यात मिलता है हमें, यहाँ की चित्रित हवेलियां वो विख्यात हैं। चित्रित हवेलियां यहाँ की प्रसिद्ध हैं या विख्यात हैं। कहाँ की? राजस्थानी कला की। आप देखेंगे हवेलियां विख्यात हैं। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की जो अलग अलग पहचान करने का उत्तम जो साधन है वो है आंख। जैसे आप देखेंगे राजस्थानी कला में जो साधन है पहचान करने का वो क्या है कि एक चश्म चेहरे से जो आंखें बनाई गई है। एक चश्म चेहरे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक आंख का दिखना, साइड फेसिंग में सिर्फ एक आंख का दिखना एक चश्म चेहरा कहलाता है। और इसकी जो आंखें हैं वो कुछ इस तरह से, मछली के आकार की कुछ इस तरह से बनाई गई हैं। ये देखेंगे इस शैली में आंखें कुछ इस तरह से बनाई गई हैं। इसलिए इन शैलियों का जो पता करने का जो सबसे उत्तम साधन क्या है? आंख है। इन शैलियों में अलग अलग तरीके से आंखों को दर्शाया गया है, आंखों को बनाया गया है। प्रारंभिक रागमाला चित्रण जो था इसका, इस शैली का, वो था चुनार रागमाला। प्रारंभिक रागमाला चित्रण जो था, प्रारंभिक रागमाला चित्रण चुनार रागमाला। चुनार रागमाला है जो इसका प्रारंभिक रागमाला पर जो चित्रण हुआ था उसका नाम था चुनार रागमाला। और ये 1561 ईस्वी में चित्रित किया गया था। यहाँ इसके आगे लिख लेंगे 1561 ईस्वी का इसका समय था। इसके बाद देखिए इसमें है कुल राग रागनी, जो इसमें भारत की जो कुल रागनी है जो चित्रित की गई है वो 6 राग और 36 रागनी हैं। भारत की कुल राग रागनी जो चित्रित की गई हैं वो है 6 राग और 36 रागनी। 6 राग और 36 रागिनी इसमें चित्रित की गई हैं राजस्थानी चित्रकला में। इसके बाद है इसका प्रकृति चित्रण जो है वो अलंकारिक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ नीचे जगह नहीं है। जो इसका प्रकृति चित्रण था, प्रकृति चित्रण किस प्रकार का था? अलंकारिक था। अलंकारिक चीजें ज्यादा बनाई गई हैं इन शैलियों में। लगभग सारी चीजों को अलंकारिक रूप देने की कोशिश की गई है। नायक नायिका के रूप में किसको दर्शाया गया था? राधा कृष्ण, मतलब राधा कृष्ण के चित्र ज्यादा बने थे। नायक नायिका राधा कृष्ण को चित्रित किया गया है। इसके बाद देखेंगे इसमें क्या था, नायक नायिका के 3 भेद इसमें बताए गए हैं। तो यहां लिखेंगे इनके 3 भेद हैं। नायक नायिका के 3 भेद हैं, स्वकीय, परकीय, इस तरीके के 3 भेद हैं इसमें देखेंगे। और सामान्य, डस्टर मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्वकीय, परकीय और सामान्य है। तो ऐसे लिखेंगे 3 भेद हैं, ये आपको याद रहेंगे इस तरीके से। स्वकीय, परकीय, इनके बारे में हम आपको बताएंगे जब अभी आगे पढ़ाएंगे। और सामान्य, इस तरीके से ये चित्रित की गई है। राजस्थानी कला में जो नायिका को स्वकीय, परकीय और सामान्य चित्रित की गई है। इसके बाद इसकी जो विधि थी वो टेम्परा थी। क्या थी? टेम्परा इसकी विधि लिखेंगे, इसके नीचे लिखवा देती हूं मैं। इसकी विधि देखेंगे, किस विधि, क्या विधि उपयोग में लाई गई है। तो विधि थी इसकी टेम्परा विधि थी। और ये जो चित्र थे वो लघु चित्र थे, मतलब मिनिएचर पेंटिंग इसको हम कहते थे। तो मिनिएचर पेंटिंग बनाई गई थी इसमें। इसके बाद देखेंगे राजस्थानी शैली में सिर्फ एक चश्म अंकन में, ये मैं लिख देती हूँ, एक चश्म का अंकन हुआ है। एक चश्म चेहरे का अंकन, एक चश्म चेहरे का अंकन मिलता है।
इसको आप नोट कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है। एक थोड़ा सा हेडिंग डाल के आप, सर्वाधिक जो पशुओं में अंकन हुआ है वो गाय का हुआ है, और जो पशु अंकन हुआ है, पशु अंकन में गाय, और नायक नायिका में राधा कृष्ण। इसके बाद देखिए, बस ये इतना ही है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। राजस्थानी इसकी अलंकारिक होगी, प्रकृति चित्रण जो है, और इसका जो प्रारंभिक रागमाला चित्रण था वो चुनार रागमाला था। इसके बाद हम आगे की शैलियां स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, ये था आपका राजस्थानी कला। यहाँ ये भी लघु चित्रकला है, मतलब मिनिएचर पेंटिंग है। जिन लोगों ने एमए किया उन्होंने पढ़ा होगा, और भी लोगों ने बनाई होंगी। मिनिएचर पेंटिंग बहुत सारे लोग बनाते हैं, कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है मिनिएचर पेंटिंग बनाने में। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है मिनिएचर पेंटिंग बनाना। तो इसकी विधि जो थी वो टेम्परा थी, और इसमें एक चश्म चेहरे का अंकन किया गया है। कुछ 2-3 चीजें हैं इसमें जो मेन है, जो पूछ सकता है नायक नायिका का अंकन किस रूप में किया गया, राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण के चित्र जो है वो किस लीला का अंकन किया गया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, रास लीलाओं का, राधा कृष्ण की लास लीलाओं का यहाँ पर चित्रित किया गया है। और इसका जो प्रारंभिक रागमाला पूछा जा सकता है तो वो है चुनार रागमाला, जो 1561 ईस्वी उसका समय है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। जो चीजें नहीं समझ में आएगी, मैं एक डाउट क्लास लूंगी अभी, 1-2 वीडियो के बाद मैं डाउट क्लास ले लूंगी आपकी। जैसे ही मुझे थोड़ा सा आपका और जो कमेंट्स आएंगे और जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी हम एक डाउट क्लास बनाएंगे। कुछ बच्चों के क्वेश्चन है, मैं देख रही हूँ पीछे से निकल कर आ रहे हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं, और कुछ बच्चों को क्लास में समय के लिए कंफ्यूजन है, तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। जिस टाइम की उनको प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो वो आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मुझे समय होगा तो मैं बात कर लूंगी, अदरवाइज मैं आपको कॉल बैक कर लेती हूँ। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास मेरी लेनी है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9599670200 पर कॉन्टैक्ट करके मेरी क्लास ले सकते हैं। और एक चीज मैं बार बार कहती हूँ और हमेशा कहूंगी, जिन बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो पढ़ना स्टार्ट कब करेंगे? जब वैकेंसी आएंगी तब से पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती है, तब से तो रिवीजन होता है। देखिए ये समय हाथ से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि अभी से तैयारी करते हुए चलिए। देखिए आयोग जो है वो सिलेबस में बदलाव कर देता है, पेपर में तो बदलाव हो ही रहे हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन में भी बदलाव हो जाता है। इससे अच्छा है आप अभी से तैयारी कीजिए। जो ये समय चल रहा है, इसी समय पर बैठकर आपके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ये भी है इस टाइम। पहले नहीं होता था कि पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते जाते ही 1-1.5 घंटा लग जाता था, उसके बाद आप क्लास लेंगे, उसके बाद आने में 1-1.5 घंटा लग जाता था, तो उसमें समय वेस्ट होता था। इतना समय अब आपको वेस्ट नहीं करना पड़ता है। सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, यूट्यूब पर आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, और घर से भी आपको फी पे करके ऑनलाइन क्लासेस लोग देते हैं। उसमें आपका आने जाने का समय बच रहा है। तो जो समय आपका बच रहा है उसको यूज कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको घर पे पढ़िए, मेहनत करिए। कुछ बच्चे मैं देखती हूँ घूमने में लगे हैं। अरे अगर घूमना है आपको तो जाइए, आर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको देख कर आइए, संग्रहालयों में जाइए, गुफाओं में घूम कर आइए। तो उन्हीं चीजों को थोड़े दिन के लिए अपना शौक बना लीजिए। अगर जॉब पाना है तो एंजॉय करिए, जॉब पाने के बाद जितना मर्जी उतना घूमिएगा, जहां मर्जी वहां घूमिएगा। लेकिन अगर आपको एक बार सक्सेस मिल जाएगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, मन से एक सुकून मिलेगा। और जब तक जॉब नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा हम भटक रहे हैं, हमने इतनी पढ़ाई की है, क्या फ़ायदा इतनी डिग्री हासिल करने का। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ अभी से पढ़ाई शुरू कर दें, जितना समय है उसको यूटिलाइज करें, समय वेस्ट बिल्कुल ना करें। समय वेस्ट अगर करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। इसलिए चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए खूब ध्यान से। जो भी आपके डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।